गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 27 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट पेज पे, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि उस न्यूज़ को आप लोग ज़रूर पढ़ लें। न्यूज़ पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जर्मनी की यात्रा पे हैं। क्यों गए जर्मनी की यात्रा पे? तो G7 देश की जो बैठक होने वाली है वो जर्मनी में हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जर्मनी गया। अब वहाँ जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत अगुवाई कर रहा है 21वीं शताब्दी में। हम देख रहे हैं कि जैसे 5G टेक्नोलॉजी है, भारत ने अपना खुद का 5G टेक्नोलॉजी बना लिया और हो सकता है इसे विश्व के अन्य देशों को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। चौथी औद्योगिक क्रांति का भारत लीड कर रहा है। इसके बैकग्राउंड ये है कि पहली, दूसरी और तीसरी में भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो आवश्यकता इस बात की है कि चौथी में हम लीड करें। चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 ऐसे अंग्रेजी में कहा जाता है, IR 4.0 अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदी में इसी को कहा जाता है चौथी औद्योगिक क्रांति, अंग्रेजी में कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यूपीएससी पीटी में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। हर एक टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन प्रत्येक साल पीटी में आया है। जब प्रीवियस आप 10 वर्ष का पेपर एनालिसिस कीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी में भारत विश्व को लीड कर रहा है और हो सके तो इन टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है उसका संस्करण जारी किया गया है हाल में ही। मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, एक बार सुन लीजिएगा। जो मन की बात होती है उससे बेसिकली सरकार के नीति और सरकार की सोच, सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता को लेकर के मैंने कई बार डिस्कस किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में इसको स्थान दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं सभी के लिए विवाह का कानून, तलाक का कानून, उत्तराधिकार का कानून, संपत्ति में अधिकार का कानून, ये सब कानून सभी के लिए सेम हो। अभी वर्तमान में ये कानून हर एक धार्मिक संप्रदाय के लिए भारत में अलग अलग है, लेकिन सभी धार्मिक संप्रदाय के लिए एक हो, इसके लिए समान नागरिक संहिता की वकालत किया जा रहा है और विधि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार बेसिकली किया जा रहा है। और उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू करने के लिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति बनाई है और वो समिति के रिपोर्ट का भी इंतजार उत्तराखंड सरकार कर रही है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सेपरेट वीडियो बना करके चर्चा कर दूंगा। केंद्र 90% अपराधों में सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध। माननीय गृह मंत्री जी का एक समिति की बैठक में इन्होंने ये बातें कही कि केंद्र सरकार 90% अपराधों में सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखिए, इसमें एक पोर्टल है, केंद्र सरकार की एक पोर्टल है जिसे कहा जाता है CCTNS पोर्टल, CCTNS पोर्टल, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। CCTNS पोर्टल मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक अपराधी पकड़ाया है बंगाल में, तो उसका जो है थंब वगैरह लिया जाएगा, उसका आई स्कैन लिया जाएगा। वो किसी जुर्म में पकड़ाया है, उसका पूरा डाटा वहाँ पे लिया जाएगा और वही अपराधी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मान लीजिए महाराष्ट्र में पकड़ाता है, तो महाराष्ट्र में जैसे हैं उसका वहाँ पे थंब डालेंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि इसका नाम ये है, ये यहाँ पे पकड़ाया है। यानी वो अपराधी जो पहले बंगाल में पकड़ा चुका है, बाद में महाराष्ट्र में पकड़ाया गया, वो अपना नाम बदल सकता है और साथ ही साथ जैसे ही उसका थंब डालेंगे वैसे ही उसका पूरा डिटेल आएगा कि ये कहाँ पे गिरफ्तार हुआ और किस जुर्म में गिरफ्तार हुआ। तो ये सब काम गृह मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है, जिसे CCTNS पोर्टल के द्वारा शुरुआत किया गया।
पार्टियों के पंजीकरण रद्द करने के अधिकार होने चाहिए, ये चुनाव आयोग का। देखिए चुनाव आयोग वैसे भी चर्चा में रहता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बारे में जाकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत के बुक में डिटेल से दिया हुआ है। चुनाव आयोग का यहाँ पे इस न्यूज़ में ये कहना है कि चुनाव आयोग को बेसिकली राजनीतिक दल को पंजीकृत करने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार नहीं है। यानी राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग दे सकती है, लेकिन मान्यता छीन नहीं सकती है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आपने हमें राजनीतिक दल को पंजीकृत करने की शक्ति प्रदान किया है तो हमें पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति भी दीजिए। छः महीने में देश को मिलेंगे 2 नए CGI। वर्तमान के जो CGI हैं, जस्टिस NV रमन्ना वो रिटायर होने वाले हैं, और उसके बाद जस्टिस UU ललित जो है देश के अगले CGI होंगे। और ये महज 2 महीने तक ही इस पोस्ट पर रहेंगे, और उसके बाद देश के अगले CGI हो जाएंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ 2 वर्ष तक देश के CGI रहेंगे। इस प्रकार जस्टिस DY चंद्रचूड़ पहले CGI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जिनके पिताजी भी देश के CGI रह चुके हैं और वो खुद भी देश के CGI रह चुके हैं। यानी बाप बेटा दोनों देश के CGI रह चुके हैं। इस तरह से वो देश के पहले CGI हो जाएंगे। इनके पिताजी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वायुसेना जरूरत पड़ने पे वांछित पंच देगी। एक बार इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होंगे PM श्री स्कूल। देश में स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, और खास करके प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक ब्लॉक पे 2024 तक PM श्री स्कूल होगा, जो एक आदर्श स्कूल के रूप में जिसको बनाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये एक सकारात्मक कदम है। प्राथमिक स्वास्थ्य को सुधारना आवश्यक है, और ख़ास करके सरकारी स्कूलों की सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखिएगा देश में 80% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्कूलों को सुधारा जाए, और इसके लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है PM श्री स्कूल। इसको आप लोग अगर आपने एक टॉपिक बनाया होगा कि किस तरह से हमें स्कूल का रिफॉर्म्स करना है या किस तरह से शिक्षा का रिफॉर्म्स करना है, तो उसमें इसको जोड़ लीजिएगा इस पॉइंट को कि PM श्री स्कूल 2024 तक सरकार प्रत्येक ब्लॉक पे निर्माण करेगी, जो एक आदर्श स्कूल के रूप में जिसका निर्माण किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे पूरा का पूरा पेज राजनीति से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी ऑलरेडी कल भी हमने डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र में जो कंडीशन हुई है उसको लेकर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए। राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, इसके अलावा स्पीकर की भूमिका क्या होती है, इसके अलावा कोई केस अगर उससे संबंधित है तो वो केस पढ़ लीजिएगा, दल बदल कानून पढ़ लीजिएगा। ये सब बेसिक इसका इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये सब न्यूज़ इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ओके, ये पेज इंपॉर्टेंट है, अगर ये पेज हो सके तो ये पढ़ लीजिएगा। मुद्दा, प्रत्येक मंडे को मुद्दा दिया रहता है, और मुद्दा में यहाँ पे है कि पेड़ को लगाना इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप गौर कीजिएगा कि PM मोदी ने जो ग्लासगो समिट हुआ था COP26 का, उस समिट में कहा था कि हम पेड़ लगाएंगे, चूँकि कार्बन स्टॉक करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, इसका कमिटमेंट किया गया था। तो इसलिए भी ये आवश्यक है कि हम पेड़ लगाएं, और आज का मुद्दा संबंधित हमारा पेड़ लगाने से। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये प्रत्येक मंडे को आपको मुद्दा मिलेगा दैनिक जागरण में, इसको कट करके रखिएगा। इसका डाटा इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और कुछ जगह आप लोग कोट कर सकते हैं, एस्से वगैरह में भी इसके डाटा को आप लोग कोट कर सकते हैं। तो प्रत्येक मंडे को ये आता है। जो भी आता है, अगर पेपर आप लोग ले रहे हैं तो इसको एक पेज अलग से इसको रख लीजिएगा, सेपरेट करके इसको रख लीजिएगा, आपको भविष्य में भी काफ़ी काम देगा ये। ग्वालियर की आकांक्षा ने कचरा छटाई के लिए किया रोबोट तैयार। देखिए, कचरा छटाई के लिए भी अब रोबोट को तैयार किया गया है, और ये ग्वालियर की आकांक्षा ने किया है। एक तो नाम याद रख लीजिएगा, आकांक्षी ने किया है। रोबोट अगेन चौथी औद्योगिक क्रांति का पार्ट है।
और चौथी औद्योगिक क्रांति का पार्ट जो है रोबोट, उसका कचरा प्रबंधन के लिए भी प्रयोग हो सकता है, ये आकांक्षी वैश्य ने किया है। आंदोलन के लिए आचार संहिता आवश्यक। देखिए जिस तरह से देश में आंदोलन हुए हैं, कहीं ट्रेनों को जला दिया जाता है, कहीं कुछ कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि एक आंदोलन के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए कि आंदोलन में इस नियम का, मर्यादा का पालन होना चाहिए। किसान आंदोलन में हमने देखा है कि दिल्ली के लाल किला के बगल में कुछ संगठन के द्वारा वहाँ पे अपना झंडा फहरा दिया गया, तो ये सब गलत है। इसके लिए एक आवश्यक आचार संहिता होनी चाहिए। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। भ्रष्टाचार मुक्त हुई राशन प्रणाली। राशन प्रणाली के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर देता हूँ इस टॉपिक के बारे में। देखिए, एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना सरकार लेकर आई और कोरोना के समय में इस योजना की हमें प्रासंगिकता और महत्व पता चली। बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ था कि इस योजना के कर्णधार कौन थे। आई थिंक सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा था। तो इस योजना के जो कर्णधार थे वो रामविलास पासवान जी थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान इसके कर्णधार थे। अब ये योजना आवश्यक क्यों हुआ? क्योंकि बिहार के हजारों लाखों मजदूर रहते हैं आपको दिल्ली में, सूरत में, महाराष्ट्र में, केरला में, पंजाब में, बेंगलोर में। तो अगर उनका राशन कार्ड बिहार का बना हुआ है और रहते वो वहाँ पे हैं, कोरोना के समय में खाद्यान्न की समस्या पूरे देश में जूझ रही थी, देश में खाद्यान्न की समस्या क्रिएट हुई, तो ऐसी स्थिति में सरकार ये सोच रही थी कि जो बिहार का मान लेते हैं मजदूर या यूपी का मजदूर जो रहता है बेंगलोर में, ऐसा क्या हो सकता है कि हम उन्हें बेंगलोर में ही जो उन्हें पीडीएस के माध्यम से जो खाद्यान्न हो वह प्रोवाइड कर दें। ऐसा क्या हो सकता है कि बिहार का मजदूर जो दिल्ली में रहता है उन्हें वहीं पे खाद्यान्न दे दिया जाए, जो बंगाल में रहता है या जो पंजाब में रहता है उसे वहीं दिया जाए। यानी देश का एक नागरिक जो एक राज्य का निवासी है, दूसरे राज्य में जाकर के रहता है, दूसरी जगह जाकर रहता है, उसको वहीं पे पीडीएस के द्वारा खाद्यान्न पहुंचा देने की व्यवस्था करने के लिए ही एक देश एक राशन कार्ड योजना आया था। यानी अगर आपको अब घर आकर के राशन की दुकान पे जाकर के राशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ पर रहते हैं वहीं पे आपके नियर अबाउट, आपके आसपास में जो राशन का दुकान होगा वहाँ पे जाइए, अपना कार्ड दीजिए और वहीं से राशन प्राप्त कीजिए। इसी योजना का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लागू किया गया। इसके तहत प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है, जिसमें चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो दिया जाता है। 77 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। अब सवाल ये होता है कि इसके कुछ फ़ायदा क्या है, कुछ लाभ क्या है। तो इसके लाभ ये हैं कि कहीं भी आपको खाद्यान्न मिल जाएगा, देश में कहीं भी आपको खाद्यान्न मिल जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गरीब मजदूर और जीविका या बहुत गरीब लोग जो होते हैं या बहुत मजदूर जो लोग होते हैं वो कहीं भी रह करके सर्वाइव कर सकते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने पर रोक लगाना भी था। एक व्यक्ति बिहार का व्यक्ति है, मान लीजिए बिहार में भी उसका राशन कार्ड बनाया, यूपी में भी जाकर के राशन कार्ड बनाया, या दिल्ली में गया है तो वहाँ भी राशन कार्ड बनाया, तो इसे रोक लगाना भी बेसिकली इसका मकसद था। पीडीएस को डिजिटल करने से 19 करोड़ लोग इससे बाहर हो गए। आप सोच कर देखिए, कई सारे जो लोग हैं जो पीडीएस की योग्यता नहीं रखते थे, बावजूद अपने नाम पीडीएस में डाल दिया था, अब उनसे ऐसे 19 करोड़ लोग इससे बाहर हो गए। इस तरह से अगर आप देखिएगा 2 लाख करोड़ खाद्य सब्सिडी में 50,000 खाद्य सब्सिडी का जो है बचत सरकार को हो रहा है। यानी पीडीएस लागू करने से जहाँ पे पहले हम लोग 2 लाख करोड़ का खाद्य सब्सिडी देते थे, अब लगभग 1.5 लाख करोड़ का ही खाद्य सब्सिडी देंगे। 50,000 करोड़ रुपए हमें बचत हो रहा है। इसका रीजन है कि कई लोग ऑनलाइन होने से इससे बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक में हकदार नहीं थे, या उन्होंने 2 जगह डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाया हुआ था। तो ये सब कई सारे इम्पॉर्टेंट बातें हो रही हैं। साथ ही साथ एक कमिटी बना था, वाधवा समिति,
इन्होंने पीडीएस में सुधार हेतु कहा था कि पीडीएस में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिए। और इन्होंने भी डिजिटलाइजेशन की चर्चा किया था, पीडीएस में डिजिटलाइजेशन हो ताकि भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सके। अब देखिए इसके कुछ चुनौतियां, हालांकि बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं है, कुछ चुनौती है। पहला चुनौती ये है कि हर एक राज्य के लिए पीडीएस को लेकर के अपना अपना नियम है। कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं कि ये संघवाद के खिलाफ है, यानी जो आपका नियम है, ये मान लीजिए बिहार का मजदूर जो कर्नाटका में रहता है, तो बिहार का अपना नियम है, कर्नाटका का अपना नियम है, तो कर्नाटका का नियम क्या बिहार में लागू होगा या बिहार का नियम क्या कर्नाटका में लागू होगा, या एक संघवाद के खिलाफ भी ये लोग मानते हैं। दूसरा है कि राशन की दुकान पे अधिक भीड़ रहने के कारण स्टॉक खत्म हो सकती है और लाभार्थी को परेशानी हो सकती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी देश में कई जगह आज भी स्लो है, और समाज में ऐसे कुछ वंचित वर्ग आज भी हैं जिसके पास अपना आधार कार्ड नहीं है, तो वे खाद्य सुरक्षा से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि पीडीएस बनाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। तो कुछ चुनौती है, बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं है, कुछ चुनौती है, लेकिन निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है। ये खाद्य सुरक्षा कानून 2013 पूरी तरह से लागू हो रहा है और पीडीएस प्रणाली में भ्रष्टाचार समाप्त हुई है। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ चूँकि मैं इसको पूरा पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे इसका कंटेंट समझ में नहीं आ रहा कि आखिर राइटर कहना क्या चाहता है। क्या राइटर ये कहना चाहता है कि राजकोषीय प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार या केंद्रीय कानून के रूप में तब्दील कर दिया जाए, या राज्य की जो वित्तीय प्रबंधन है उसको केंद्र की सूची में डाल दिया जाए या समवर्ती सूची में डाल दिया जाए? तो मैं बहुत क्लियर नहीं हो रहा हूँ। यद्यपि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है कि जिस तरह से लोक लुभावन वादे जारी किए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा, पंजाब में हमने देखा कि किस तरह से कई सारा कमिटमेंट पंजाब सरकार के द्वारा कर दिया गया, और देश में हर जगह हो रहा लगभग यह कि लोक लुभावन वादे जारी किए जा रहे हैं ताकि सरकार, कोई व्यक्ति या कोई पार्टी सरकार में आ सके। लोगों से कमिटमेंट कर दिया जा रहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया था, और उसी रिपोर्ट के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है, हालांकि कोई विशेष पॉइंट डिस्कस नहीं किया। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। संविधान का 2 आर्टिकल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिस आर्टिकल के तहत राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है, और वो विशेष शक्ति लोकसभा को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को। तो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है संविधान का, 2 स्थिति है जहां पे राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। उन 2 आर्टिकल के साथ हो सके तो उसको एक्सप्लेन करते हुए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा, एडिटोरियल अच्छा है, पढ़ लीजिएगा। अगेन जीएसटी क्षतिपूर्ति में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1.5 वर्ष पहले मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया था, आज भी प्रासंगिक है और 1.5 वर्ष के बाद भी प्रासंगिक रहेगा। तो जीएसटी कंपनसेशन पे कल मैंने वीडियो टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। जीएसटी कंपनसेशन एंड एक्ट ऑफ गॉड के नाम से वो वीडियो था, आप लोग देखिएगा जरूर। देश में 75 टेक्सटाइल हब बनाएगी सरकार। जरूरतमंद देशों को गेहूं की आपूर्ति जारी रखेगी, जर्मनी में भारत का कहना है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में भारत ने कहा है कि जो जरूरतमंद देश हैं वहां पे हम गेहूं की आपूर्ति जारी रखेंगे। मिस्र को हमने 1.80 लाख टन गेहूं देने का अनुबंध किया। महंगाई रोकने के लिए विकास दल की बलि न दिया जाए, वर्मा। देखिए, महंगाई दर को रोकने के लिए आरबीआई अगर क्या कर रही है, आरबीआई कर रही है कि CRR कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा रही है। और कैश रिजर्व रेशियो जो 4% होता था पहले तो आरबीआई ने इसे 4.40 किया, और आरबीआई ने अब इसे 4.90 कर दिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ही एक सदस्य हैं वर्मा जी, जयंत वर्मा जी, उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है, महंगाई कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने के साथ साथ देश की विकास दर के साथ समझौता ना हो, इसके लिए हमें प्रभावी उपाय अपनाने चाहिए, ये कहना है।
यानी दोनों में सामंजस्य लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि महंगाई कम करने के चक्कर में हम लोग विकास दर को ही कम कर दें। 5G टेक्नोलॉजी दुनिया को भरोसेमंद 5G प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा सकता है। भारत ने खुद का 5G ट्रायल किया है और पूरे विश्व को ये उपलब्ध करवा सकता है। ये हमारे देश के सूचना, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। और ऑलरेडी आई थिंक दिसंबर तक भारत के 25 शहर में या 20 शहर में 5G का यूज होना शुरू हो जाएगा। और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको भारत ने खुद निर्माण किया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, फर्स्ट पेज पे आप याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि भारत पूरे विश्व को लीड कर रहा है चौथी औद्योगिक क्रांति में। चौथी औद्योगिक क्रांति का एक पार्ट है एक फास्ट इंटरनेट। बिना 5G टेक्नोलॉजी के चौथी औद्योगिक क्रांति नहीं आ सकती है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये सब में फास्ट इंटरनेट चाहिए। G7 शिखर सम्मेलन से पहले रूस के कीव पे मिसाइल हमले। देखिए 2-3 दिन तो अब आपके लिए G7 इंपॉर्टेंट होगा। G7 में जिस तरह से नीचे एक न्यूज़ भी दिया हुआ है, भारत पे दबाव बना रहा है अमेरिका की, भारत भी कुछ आक्रामक नीति अपनाए या रूस पे भारत भी दबाव डाले, ये अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है। तो G7 समिट इंपॉर्टेंट होगा, G7 का आउटपुट इंपॉर्टेंट होगा, G7 आखिर चाहता क्या ही इंपॉर्टेंट होगा, और भारत को किस तरह से G7 से लाभ हो रहा है या लाभ हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान आज IMF के साथ समझौते करेगा, हस्ताक्षर। कुछ वही कंडीशन पाकिस्तान के वर्तमान में जो हमारे 1990 के दशक में थी। हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी कम हो गया था, पाकिस्तान का आज फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी कम हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दौर में हम चल रहे थे, आज पाकिस्तान चल रहा है। तो जो 1990 में हमारा कंडीशन था, आज 2022 में पाकिस्तान का वही कंडीशन है। और भारत भी IMF के पास गया था, पाकिस्तान भी IMF के पास गया। अगर ये हस्ताक्षर हो जाता है तो पाकिस्तान की जो बजट पॉलिसी होगी या पाकिस्तान की जो टैक्स पॉलिसी होगी, कुछ दिन उस पर IMF का कंट्रोल रहेगा। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।